नमस्कार, मेरा नाम इंजीनियर शैलेश गुप्ता है और मैं विगत 9 वर्षों से आपको वास्तुशास्त्र में सेवा प्रदान कर रहा हूँ। मैं अपने शोध के आधार पे कुछ विषयों पे आपसे चर्चा कर रहा हूँ। आज का विषय है पंचमहाभूत के अनुसार वास्तु विचार। यानी हम देखेंगे कि पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु किस प्रकार से हमारे वास्तु में और हमारे जीवन में प्रभावशील बनते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पृथ्वी पर ही हम टिके हुए हैं, पृथ्वी से ही बने हुए हैं। इस प्रकार से पृथ्वी तत्व आपको पूर्णतः स्थिरता प्रदान करता है। वायु में ही आप भ्रमण करते हैं, वायु को ही अवशोषित करके श्वास लेते हैं, तो वायु का प्रभाव भी आप अपने जीवन में जानते हैं। जल से युक्त होने पर ही आपके रक्त बह रहे हैं और जल को ग्रहण करके ही आप जीवित हैं, तो जल का महत्व भी आप जानते हैं। और अग्नि का महत्व तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अंदर हमारे पेट में जो जठराग्नि जलती है, वे अंदर के खाने को पचाती है और जो चूल्हे में अग्नि जलती है, वे बाहर के भोजन को बनाती है। इस प्रकार से भोजन का पूरा जो सार है, वे अग्नि के ऊपर ही निर्धारित है। यहाँ तक कि पौधे जो अपने पत्ते में जो ये बनाते हैं, भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा या फोटोसिंथेसिस के द्वारा, वे भी सूर्य की ऊर्जा को ही अवशोषित करके बनाते हैं। तो सूर्य का ऊर्जा भी अग्नि ही है, अग्नि का ही रूप है। तो जिस प्रकार का भी भोजन बनाया जाता है, वो अग्नि से ही बनाया जाता है। तो पंच महाभूतों में हम इन 4 तत्वों को तो समझ जाते हैं अपने शरीर में भी, शरीर के बाहर भी, लेकिन आकाश तत्व को नहीं समझ पाते। आकाश को बहुत लोग आसमान समझ लेते हैं या आकाश को खाली स्थान समझ लेते हैं। लेकिन इसमें विस्मय करने वाली बात नहीं है, आकाश उतने ईज़िली समझ में आने वाला विषय नहीं है। आकाश एक ऐसा स्थान है, जहाँ जो रिक्त स्थान है या जहाँ पर बाकी चीज़ों को असेंबल किया जा सकता है। जैसे कि आप देखते हैं, बारिश होती है, हर साल बारिश होती है। बारिश में कुछ जलाशय भर जाते हैं, कुछ पोखर या तालाब भर जाते हैं, कुछ छोटे-छोटे गड्ढे भी भर जाते हैं। मतलब ये है कि जिसमें जितना स्थान होगा, जिसका जितना ग्रहण करने की शक्ति होगी, उतना वो भरेगा। तो बांध बहुत लबालब भरे हुए दिखते हैं, तालाब छोटे से वाटर बॉडी को कैरी करते हैं, जो खेतों में और खलिहानों में जो गड्ढे होते हैं, वे थोड़े-थोड़े वाटर बॉडी को कैरी करते हैं, जबकि रोड से पानी बह जाता है, ढलान से पानी बह जाता है। मतलब जिसमें ग्रहण करने की क्षमता नहीं होगी, तो वह किसी भी चीज को कैरी नहीं कर पाएगा। तो आकाश तत्व आपको ग्रहण करने की क्षमता देता है या रिक्तता देता है। उस रिक्त स्थान में ही आप चीजों को भर सकते हैं। विचार यदि रिक्त नहीं होंगे, तो आप नए विचार कैसे भरेंगे? कोई स्थान यदि रिक्त नहीं होगा, तो उसमें उचित सामान कैसे रखा जाएगा? अब हम देखते हैं कि समूची सृष्टि पंचमहाभूतों से निर्मित है। किसी भी जगह कोई तत्व सूक्ष्म है, तो कहीं सघन है, कहीं आप वास्तुशास्त्र में इसके विस्तृत परिणाम देखते हैं, तो कभी आप सूक्ष्म परिणाम देखते हैं। हम दिशाओं के आधार पे ही तत्वों को समझने का यदि प्रयास करते हैं, तो पहला देखते हैं हम ईशान कोण। ईशान कोण जल तत्व का कोण है। यहाँ जलापूर्ति हेतु नलकूप, बोरवेल या आदि जल को स्थिर करने के लिए या इकट्ठा करने के लिए किसी प्रकार की टंकी बनाई जानी चाहिए या कुआं का निर्माण किया जाना चाहिए। जल तत्व होने के कारण यह स्थान बहुत शीतल स्थान होता है। यहाँ पर विहार करने से, यहाँ पर बैठ के ध्यान करने से, यहाँ पूजन कार्य करने से आपको काफी लाभ मिलता है। इस स्थान को स्वच्छ रखना चाहिए। दूसरा हम देखेंगे आग्नेय कोण का तत्व जो है वह अग्नि ही है। अग्नि के नाम से ही इस तत्व को आग्नेय कोण कहा जाता है। यहाँ पर आप बिजली के मीटर लगा सकते हैं। रसोई कक्ष तो यही बनाना सर्वप्रथम प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। अग्नि से जुड़े पदार्थों को यहाँ स्थान देना चाहिए। नैऋत्य कोण पृथ्वी तत्व की प्रधानता
रखता है। यह भाग, क्योंकि यह पृथ्वी तत्व की प्रधानता रखता है, यह भाग ऊंचा होना चाहिए। ईशान कोण जल तत्व का प्रधानता रखता है, इसलिए इस भाग ईशान कोण को निचला होना चाहिए। वहीं नैऋत्य कोण को ऊंचा होना चाहिए, भारी होना चाहिए। सबसे सघन तत्व होने की वजह से अच्छे रूप में भारीपन देता है। आपके व्यक्तित्व को भारीपन नैऋत्य कोण ही देता है, क्योंकि इसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है। यहाँ घर के प्रमुख या मुखिया या गृह स्वामी का शयन कक्ष होना चाहिए। वायव्य कोण में वायु तत्व की प्रधानता होती है। जैसे वायु का गुण है बहते रहना, वायु कभी यहां होता है कभी वहां होता है, उसे कोई पकड़ के एक वेसल में नहीं रख सकता। ये रख भी लिया है तो ज्यादा समय तक नहीं रख सकता। जैसे टायर में यदि यदि हवा भरा गया है, कभी ना कभी पंचर होगा या कभी ना कभी टायर फटेगा और वो हवा वहां ज्यादा देर टिकेगा नहीं। उसी प्रकार से वायव्य कोण में वायु तत्व का गुण होने के कारण वहां चंचलता होती है। वहां अतिथि कक्ष कक्ष का निर्माण करना चाहिए। गेस्ट रूम के अलावा वहां आप बाथरूम बना सकते हैं। उसके अतिरिक्त पोर्च भी बनाया जा सकता है, जिसमें वाहन आते हैं जाते हैं, या आप या अतिथि आते हैं जाते हैं। यहाँ गृह स्वामी का कक्ष कभी भी नहीं होना चाहिए। यहाँ रहने वाला व्यक्ति का विदेश गमन हो जाता है, विदेशगामी हो जाता है। अविवाहित जो कन्या होती है, जिसका विवाह आप अतिशीघ्र करना चाहते हैं, उनका कक्ष यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ बनाने पे वे वायु तत्व के कारक होने के कारण यह दिशा उनके विवाह में शीघ्रता प्रदान करती है। वहीं ईशान कोण में जल तत्व होता है और स्थिरता होती है, शीतलता होती है। शीतलता पूर्व जो स्थिरता होती है, शीतलता पूर्ण, वह स्थिरता होती है। तो इसमें अविवाहित कन्या का कक्ष कभी नहीं बनाना चाहिए। इसमें क्या होता है कि विवाह में अति विलंब हो जाता है। अब हम देखते हैं वायव्य कोण के पश्चात ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान में आकाश तत्व की प्रधानता होती है। जैसे आसमान ऊपर की ओर होता है, उसी प्रकार ब्रह्म स्थान का ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ जो खुला खुला हो। जहाँ खाली स्थान हो तो काफी उत्तम है। इसके ऊपर छत ना हो। जैसे पहले के घरों में आप जितने भी वास्तु सम्मत पूर्व प्राचीन निर्माण आप देखेंगे, या गांव घर में जाकर जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि बीच में एक खुला आंगन होता था। वो खुला आंगन इसीलिए होता था, वे लोग समझ पाते थे कि ये आकाश तत्व का स्थान है, इसे खुला रखना चाहिए, जिससे यह जीवन काफ़ी रिक्तता लाता है, बुरी चीज़ों को निकालता है और अच्छी चीज़ें जो हमको दैनिक तौर पे चाहिए कि हमें हमें अच्छा विचार आए, अच्छा धन आए, अच्छा स्वास्थ्य आए, वो दैनिक तौर पे आते थे। यदि आकाश तत्व के स्थान में, यदि यानी ब्रह्म स्थान के स्थान में स्तंभ बना दिया जाए, बीम बना दिया जाए या भारी पदार्थ रख दिए जाएँ, तो वे वास्तु दोष का कारक बनते हैं। वास्तु पुरुष का नाभि वाला एरिया, नाभि प्रदेश ये आता है। तो इसमें भी हम हर प्रकार से देखेंगे कि आकाश तत्व के गुण होने के कारण विपरीत गुण को यदि वहां पर इकट्ठा कर दिया जाए, यदि ब्रह्म स्थान में कार पार्किंग बना दिया जाए, तो ये पूरे घर को ही बर्बाद कर देता है, वास्तु को ही बर्बाद कर देता है। तो पंच तत्वों के आधार पे ही वास्तुशास्त्र के नियमों को उल्लंघन ना करते हुए आपको निर्माण कराना चाहिए। धन्यवाद।